हेलो एवरीवन, दिस इज आवर क्लास 12 डेमो वीडियो जिसमें हम हमारा चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो देखिए, सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि सॉल्यूशंस चैप्टर को हमें पढ़ना ही क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो जैसा कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, एक या एक से दो ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ब्रास है, ठीक है। तो ब्रास जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, कॉपर का और जिंक का, ठीक है। इसी तरह जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, तो ये मिक्सचर होता है किसका, कॉपर का, जिंक का और निकल का, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ब्रोंज है, ब्रोंज है तो वो मिक्सचर होता है किसका, कॉपर का और टिन का, किसका, कॉपर का और टिन का होता है, राइट। तो अब हम हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर में सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली आर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस होते क्या हैं। तो सॉल्यूशंस आर द homogeneous mixtures of two or more than two components, right। तो जो solutions होते हैं ये क्या होते हैं, these are the homogeneous mixtures of two or more than two components, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिसकी कॉम्पोजिशन प्लस प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स की थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे, राइट। अब इस बुक में आई मीन क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक में सॉल्यूशंस चैप्टर में एक अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को ही टैकल करना है, राइट। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन सॉल्यूशंस को डील करना है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब दो से ज्यादा कंपोनेंट के जो सॉल्यूशन होंगे उनको हमें नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को डील करेंगे, राइट। और उस दो कंपोनेंट्स, अब सॉल्यूशन में दो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेन कौन कौन से रहेंगे, वो कंपोनेंट्स मेरे रहेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। एक मेरा रहेगा सॉल्यूट और दूसरा मेरा कौन सा होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इस चीज में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी की बुक में एक सीधा सा चीज लिखा गया है कि सॉल्यूट इज दैट component which is present in smallest quantity, right। तो सोल्यूट कहता है इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, राइट।
लार्जेस्ट क्वांटिटी। अब आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा सॉल्यूट होगा, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, ये आपको हर टीचर यही एक्सप्लेन करता है, राइट। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, राइट। और वो एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। तो ये देखिए, जो मेरा एग्जाम्पल होगा, देखो, अगर मैंने लिया 80 ग्राम H2SO4 प्लस 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर, ये मेरा एग्जाम्पल है, राइट। अब जो मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ा उसमें क्या था कि जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई 80 ग्राम और 20 ग्राम में से 80 ग्राम H2SO4 ज्यादा है, और जो ज्यादा होता है वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट बन जाता है। तो सॉल्वेंट जो होना चाहिए मेरा H2SO4 होना चाहिए, और जो सॉल्यूट होना चाहिए वो मेरा वाटर होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे, इससे मैं अभी तक इंटरफेयर जो है इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली ठीक है, बट हम ये जो बोलते हैं देख के कि 80 ग्राम ज्यादा है 20 ग्राम कम है, ये चीज गलत है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्वांटिटी जिसका हमें पता करना है कि भाई हमने बोला विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, अब उस क्वांटिटी को हम मास से मेजर नहीं करते, जो कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 80 ग्राम 20 ग्राम, हम उसको मास में मेजर नहीं करते। तो फिर किस में मेजर करते हैं, तो उस क्वांटिटी का जो नाम होता है मेजरमेंट के लिए वो क्या होता है, मोल्स। कौन सी क्वांटिटी रहती है, वो मोल्स की क्वांटिटी रहती है। ये आपको बहुत बहुत कम टीचर्स होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि वो क्वांटिटी कौन सी होती है, मोल्स की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब आपने जो मोल्स का कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, राइट। तो मोल्स का हमारा सीधा साधा का फॉर्मूला होता था, क्या होता था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन में क्या, मोलर मास। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकाल लिया करते थे, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं number of moles of H2SO4, right? तो number of moles of H2SO4 क्या होंगे, given mass which is कितना 80 ग्राम अपॉन में H2SO4 का यानी सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा मोलर मास which comes out to be 98, right? तो देखिए, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है कि जो मेरा न्यूमरेटर है वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑब्वियसली लेस देन क्या होगा, 1 होगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। 1 से कोई भी कुछ भी कम आएगा, ये बात श्योर है, पर 1 से वो कम रहेगा, राइट। अब सिमिलर वे में हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, गिवन मास विच इज 20 अपॉन में मोलर मास, और वाटर का मोलर मास मेरा कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें देखो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 में से और वाटर में से मेरे किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, और H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एंड दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम वो क्या होगा, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एंड दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। आई रिपीट कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा
वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और वो मेरा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट बन जाएगा। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम, वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और वो मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट बन जाएगा। तो अब हम इस यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि जो इस केस में मेरा सॉल्वेंट होगा वो H2SO4 ना होके वाटर होगा और जो मेरा सॉल्यूट होगा वो वाटर ना होके H2SO4 होगा, वो H2SO4, राइट। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कि भाई कौन ज्यादा है कौन कम है, हम सिर्फ देखकर ऐसे ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि भाई 80 ग्राम है तो वो ज्यादा है, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो यूनिट है मेजरमेंट की वो ग्राम्स या किलोग्राम ये सब नहीं है, हम उसको किसमें मेजर करेंगे, हम उसको सिर्फ और सिर्फ मोल्स में लेंगे, हम उसको मोल्स में कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल की वजह से इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई कौन सॉल्वेंट कहलाएगा मेरा और जो कौन होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, राइट। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा, यस। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम उस पे चलेंगे और हम देखेंगे कि टाइप्स जो है सॉल्यूशन के वो कौन कौन से हो सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब हम, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको जानने के लिए एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन की एक टेबल दी हुई है, आप उस टेबल को रेफर कीजिएगा, राइट। और उस टेबल को जो है आपको सिंपल याद करना है क्योंकि उसमें से कभी कभार सीबीएसई में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमें इस टेबल से निकालना है, ठीक है, वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मैंने लिखा सॉल्यूट और यहाँ मैंने लिखा सॉल्वेंट, ठीक है। अब मान लो क्या है कि मेरे पास मेरा सॉल्यूट है गैस, या फिर सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड, या फिर सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, राइट। और इन तीनों ही केसेस में मेरा मान लो जो सॉल्वेंट है वो हमेशा कौन सी है, गैस है, गैस है, राइट। मतलब मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस, राइट। तो अब हम इस चीज से क्या समझते हैं कि जो हमारा हमेशा सॉल्वेंट है वो गैसियस सॉल्वेंट है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। वो कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसमें मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं और इसकी जगह अब मैं लिख दूं कि मेरा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड बन चुका है, राइट। अब गैस है, मेरा सॉल्वेंट अब क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। तो उस चीज में क्या होगा, व्हाटएवर मेरा सॉल्यूट कुछ भी हो, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सॉल्वेंट अगर लिक्विड तो मेरा सॉल्यूशन भी कौन सा, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है मेरा उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है, ना कि सॉल्यूट। क्या बोला मैंने, आई रिपीट, कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा, ना कि सॉल्यूट। तो आप इस चीज को लिख भी लीजिए कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिटरमाइंस the physical state, the physical state in which solution exists, in which solution exists, right.
तो मेरा सॉल्वेंट जो होगा वो डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट जिसमें मेरा सॉल्यूशन जो होगा जो है एग्जिस्ट करे, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, ठीक है। और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि अब हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे, राइट। expressing the concentration of solution, the concentration of solution। देखिए, जो हमारी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है हम उसको दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो दो टाइप होती है वो कौन सी होती है, या तो हम उसको क्वालिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली, या फिर हम उसको क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, क्वांटिटेटिवली बताएंगे, राइट। अब क्वालिटेटिवली का क्या मतलब होता है, हम ये बोल देते हैं कि भाई सॉल्यूशन इज डाइल्यूट या सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, पर हम ये नहीं बता पाते एग्जैक्ट कि विद रेफरेंस टू द सॉल्वेंट हमारा जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो चीज होती है वो इस हम अगर किसी क्वांटिटी से बताना चाहेंगे तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिवली हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को तब एक्सप्रेस करना होगा अगर हमें ये जानना है कि सॉल्वेंट के रेफरेंस में मेरा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारी क्वांटिटेटिवली में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, तो हम उसको वन बाय वन करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट होती है वो तीन होती है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है, तो इस पर ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई वो नहीं है। जो तीन होती है वो मैं आपको बता दूंगी इम्पोर्टेंट जो होती है और जिनसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है। पर हम देखेंगे सारी। तो जो फर्स्ट होती है मेरी वो होती है मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज क्या होती है, W/W। क्या होती है, W/W। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का वो होता है मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट मतलब आपको कौन से कंपोनेंट का, इधर सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, आपको किसका मास निकालना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास of the solution into 100, राइट। तो सीधा से इसका ये फॉर्मूला होता है कि आपको जिस भी कंपोनेंट का या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, क्योंकि हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका भी आपको मास बताना है आप क्या करोगे कि सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का मास देख लो अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास सॉल्यूशन का कैसे आएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट को और मास ऑफ द सॉल्यूट को दोनों को ऐड कर दो और उसको टोटल क्वांटिटी जो है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे 100 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें छोटे से एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर मैं बोल दूं कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ भी है कि बाय मास। तो सबसे पहले देखो 10% ग्लूकोज, तो इसका मतलब परसेंटेज है, तो जो मेरा टोटल सॉल्यूशन होगा, टोटल जो मेरा सॉल्यूशन रहा होगा, टोटल सॉल्यूशन का जो मेरा मास रहा होगा वो कितना रहा होगा, ऑब्वियसली 100 ग्राम रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज दी हुई है मुझे किसमें दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है। अब उसमें से बोलता है कि जो 10% है वो मेरा क्या है, सॉल्यूट है। तो
तो 100 का अगर मैं 10% निकालूं, देखो 100 का अगर मुझे क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो वो क्या आएगा, सीधा 10 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम प्रेजेंट है। तो जो मेरा सॉल्वेंट होगा वो कितना प्रेजेंट हो जाएगा, कितना होगा सॉल्वेंट प्रेजेंट, सोल्यूशन जो टोटल है उसमें से आप सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या है, मेरा सोल्यूशन है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, सिंपली 10 ग्राम को माइनस कर देंगे, तो हमारा 90 ग्राम जो होगा वो, इसका मतलब मेरा क्या रहा होगा, सॉल्वेंट रहा होगा। राइट, अब हम नेक्स्ट ऐसी क्वांटिटी पे चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है मेरी वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी आपने जैसे देखा, मैंने क्या पढ़ा, ऊपर मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज में ऊपर भी मास था, नीचे भी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास परसेंटेज जो है इसका SI यूनिट क्या होगा, ठीक है, आप फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि मास परसेंटेज जो मेरी क्वांटिटी है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका SI यूनिट क्या होगा। तो क्या होगा इसका SI यूनिट, आप 2 मिनट सोचिए, और इसका आंसर ये है कि इसका नो SI यूनिट, कोई SI यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी क्या है, मास है, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है, मास है। तो ग्राम और ग्राम में, किलोग्राम किलोग्राम जो भी होगा वो आपस में बिल्कुल कट हो जाएगा, तो देयर विल बी नो SI यूनिट। राइट, अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, कुछ नहीं करना, मास परसेंटेज में हमने मास बाय मास लिया था, तो वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट is equal to volume of the component volume percentage of the component, तो volume of the component upon total volume of solution into 100। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिंपल क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज। जिस भी आपको कंपोनेंट का इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसका भी निकालना है, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, उसके वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से, और उसको 100 से हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोला जाए 25% इथेनॉल इन वाटर, right, by volume। ठीक है, तो हमें पता है वैसे भी इथेनॉल इज व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, तो इथेनॉल जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली हम उसका जो है वॉल्यूम की बात करेंगे, उसका मास वगैरह को कोई यहाँ पर रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेरा सोल्यूशन होगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, वापस परसेंटेज में, तो 100 ml या 100 जो भी आपको यूनिट्स जो होगी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, मतलब वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो अभी के मान लेते हैं 100 ml है, राइट, तो अगर 100 ml है और उसके अलावा तो जो मेरा सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, 25 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, 100 में से हम 25 को क्या कर देंगे, वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 100 minus 25 which comes out to be 75 ml। कितना हो जाएगा, 75 ml हो जाएगा। अब मैं आपसे वापस फिर वही क्वेश्चन करूं कि बताओ वॉल्यूम परसेंटेज जो है, वॉल्यूम परसेंटेज की SI यूनिट क्या होगी। तो इसका आंसर फिर से वही होगा कि इसकी देयर विल बी नो SI यूनिट। क्यों SI यूनिट नहीं होगी, इसलिए SI यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर जो है वो भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, तो चाहे ml हो, चाहे लीटर हो, या चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, वो आपस नीचे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। राइट, तो अब हमने 2 क्वांटिटीज पढ़ ली। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है हम उसकी तरफ चलते हैं। जो मेरी थर्ड क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी मास बाय
वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, मास ऊपर होगा, वॉल्यूम नीचे होगा, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं W अपॉन V से। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आपको याद रखना है कि मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट dissolved in 100 ml of solution, as simple as that। कि मतलब कितना मास सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, वही क्या हो जाएगा, मेरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है मेरी वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम PPM भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है हम इसको तब यूज करते हैं इस क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, जब सॉल्यूट जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस मतलब बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, अगर हम उसका देखना चाह रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन ओशन वाटर में डिसॉल्व है, तो ओशन तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उन सब क्वांटिटीज के लिए जब सोल्यूट जो होता है बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में होता है, तो उन सब क्वांटिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, ठीक है। और पार्ट्स पर मिलियन जो होता है, मेरे इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, वही कंपोनेंट जिसका आपने निकालना है ईदर द सोल्यूट और द सॉल्वेंट, राइट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of all components of solution into a 10 raised to the power 6। क्यों, क्योंकि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, मिलियंस की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जो होगा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 10 raised to the power हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ppm आप क्वांटिटी बस इतना याद रखना कब यूज करना है, जब जो सोल्यूट जो होता है मेरा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो ppm क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10 raised to the power 6। अब क्या हो सकता है कि हम कंपोनेंट के नंबर ऑफ पार्ट्स को मास में एक्सप्रेस करें, तो नीचे भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स को हमें मास में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो m/m भी हो सकता है। या फिर हमारी इच्छा हो जाए कि नहीं भाई हम पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करें, तो नीचे भी क्या होएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट को हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि हम बोले नहीं, हम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मान लो सॉल्यूट है, हम उसको मास में एक्सप्रेस करते हैं, और नीचे जो होगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हम उसको वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो भी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब इसके तीन केसेस, इसको हम तीन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m/m, v/v और n/v, जो कि अभी तीनों एग्जैक्टली हमने पीछे स्टडी किए हैं, राइट। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी जिसको हम स्टडी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन? आई मस्ट से कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, और दूसरी बात जो सोल्यूशन चैप्टर है ना वो पूरा मोल फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं समझ आया तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर ओवरऑल समझ ही नहीं आएगा किस चैप्टर में है, राइट। तो देखो मोल फ्रैक्शन का तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट फिर से क्या हो सकता है, या तो सॉल्वेंट होगा या फिर क्या होगा, सोल्यूट होगा, इज इक्वल्स टू number of moles
of component, number of moles of component upon total number of moles of all the components of solution, of all components of solution. राइट, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन, अब मान लीजिए हम किसका निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है सॉल्यूट का, किसका निकालना है सॉल्यूट, तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. आप इसको लिख लीजिए, mole fraction of solute और या फिर solvent, ठीक है, is equals to number of moles of solute या solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. Moles of solvent. और जो ये होंगे ये इनको हम इन वे, इसी को मैंने क्या लिख दिया ऊपर कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तब सॉल्वेंट को काट दीजिएगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तब सॉल्यूट यहाँ से हट जाएगा, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने हाइफन डाला है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जो चीज है ये दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, राइट। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ए कंपोनेंट है और मेरा बी कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब मैंने बाइनरी मिक्सचर को कंसीडर किया है, वापस बाइनरी सॉल्यूशन है मेरा, तो उसके अंदर मेरे दो कंपोनेंट है, कोई भी दो कंपोनेंट है ए और बी, राइट। अब मैंने बोला कि ए जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है वो एन ए है, और बी के जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है वो कौन है, एन बी है। मैंने क्या बोला कि ए कंपोनेंट जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, और जो बी कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन बी है, वो कौन है, एन बी है, राइट। इतना समझ आया। तो अब देखो, अब जो हम मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब मान लो मुझे एक कंपोनेंट की क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ऐसे एक से डिनोट करते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था उसको रिकॉल कीजिए, वो क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स जिस भी कंपोनेंट की आपको निकालनी है वो आपको न्यूमरेटर में रख दीजिए और डिनोमिनेटर में दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दीजिए। तो अब मुझे इसमें ए के निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगी, ए के मोल्स को ऊपर रख दूंगी जो कि है ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, ठीक है। तो ये जो होगा ये मेरे क्या बन जाएंगे, इसमें फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ए की। सिमिलर वे में अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे बी की, वो क्या होगी, एन बी अपॉन एन प्लस एन बी, और फिर एन क्या डिनोट कर रहा है, ये जो एन है ये नंबर ऑफ मोल्स है ए के और नंबर ऑफ मोल्स है बी के। अगर ए लगाए तो ए और बी लगाया है तो क्या, बी, राइट। अब मान लीजिए मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपको सॉल्यूशन के अंदर जो एक कंपोनेंट है ए, उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.4,
उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.4। तो दूसरे कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो कितनी है, राइट। तो इसको निकालने का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, हमें एक चीज याद रखनी है कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी मोल फ्रैक्शन होगी उन सबका सम 1 होगा, उन सबका सम 1 होगा। मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होगी उन सबका सम कितना होगा या 1 होगा, राइट। सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होगी उन सबका सम 1 होगा। तो अगर ए कंपोनेंट की मेरी जो ये है मोल फ्रैक्शन, इसका अगर है दिया हुआ है मुझे 0.4 वैल्यू, तो अगर आपसे कोई बी की पूछे तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स ए की हमें दी हुई है 0.4 और एक्स बी हमें नहीं पता, तो इज इक्वल्स टू 1। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6, राइट। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इसका बहुत बार यूज होता है। और ये तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स। अगर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं मान लीजिए जिसमें एक और हमारा कंपोनेंट आ जाता है सी, तो उस केस में क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। एक और कंपोनेंट में ऐड कर दूं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो मेरी साइकिल है ये क्या होती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारी और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है कंसंट्रेशन टर्म में, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और वो कंसंट्रेशन टर्म मेरी कौन है, मोलारिटी। मोलारिटी, आप मोलारिटी जो है क्लास 11th में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया होगा, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, राइट। तो मोलारिटी जो है हम सिंपली इसको किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलारिटी का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liters, volume of solution in liters। इस चीज को याद रखना कि जो सोल्यूशन की वॉल्यूम है वो वहाँ पे लीटर्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन में ज्यादातर जो है मिलीलीटर्स में दी होती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के क्या होंगे, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसका हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया। और इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू volume of solution in liters, volume of solution in liters, right। तो मेरा सिंप्लीफाई होके जो है ये फॉर्मूला आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला जो कि कैपिटल एम और मेरा मोलारिटी का फॉर्मूला है। बस आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि जो आप वॉल्यूम लेंगे सोल्यूशन का वो आपको किसमें कंसिडर करना है, लीटर्स में कंसिडर करना है, राइट। तो अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे मुझे दिया हुआ है कि 0.25 मोलार NaOH सॉल्यूशन, 0.25 मोलार NaOH सॉल्यूशन, राइट। तो इस चीज का क्या मतलब है, 0.25 मोलार NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हम इसको कैसे इन्फर करेंगे, हम लिखेंगे इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल्स किसके, NaOH के, NaOH के इन
1 liter of the solution, in 1 liter of the solution, right? तो 0.25 मोल्स प्रेजेंट है किसके, NaOH के, कितने लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में, क्योंकि 0.25 होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0.25 मोलर आ जाएगा। और इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो हमारा जो वॉल्यूम की मोलारिटी का वैल्यू है वो कितना आएगा, 0.25 मोलर आ जाएगा, राइट। अब जो हमारी एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आई एम राइटिंग दैट एग्जाम्पल हियर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई करना सॉल्व करने का। और नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इसका जो है सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, बट आप ये प्रॉब्लम जो है ये जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट द मोलारिटी of the solution, calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. राइट, तो आपको क्या करना है कि मोलारिटी निकालनी है 5 ग्राम NaOH जो 450 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है, राइट। तो अब जो हमारी लास्ट क्वांटिटी है, बिल्कुल लास्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वो रह जाती है मोलारिटी। और मोलारिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से, राइट। तो मोलारिटी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। अब आपको एक ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, और आपको एक चीज सोचनी है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, राइट, कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस होता है। आई रिपीट कि मोलारिटी और मोलालिटी में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। मतलब जब मोलारिटी टर्म है तो हम मोलारिटी को फालतू में क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारे पास मोलारिटी ऑलरेडी टर्म है, राइट। तो इस चीज को आप इसके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है। और एक ही जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन करना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है मोलर मास कैलकुलेट करने में। कभी कभी तो पेपर में दिया होता है, ठीक है, बाई चांस पेपर में नहीं दिया हो या कुछ ऐसा हो, तो मोलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी का भी मोलर मास निकालना, मैं आपको उसकी ट्रिक सिखाऊंगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर की जो हमारी टेबल होती है, हम उससे जो है अप्रोक्सीमेट जो होता है मोलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट। और उसके अंदर मीनवाइल आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एक तो ये, और आपको ये सोचना है कि मोलारिटी और मोलालिटी में जो होता है एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो आई होप कि आपको इस जो भी मैंने आज पढ़ाया उस चीज में कोई डाउट नहीं है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स, एंड आप अपना डाउट वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।